हेलो ऑल, वेलकम टू रिवॉल्यूशनरी यूपीएससी चैनल। और मैं आपको सभी लोगों का स्वागत करता हूँ यहाँ पर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो इंडिया और इजराइल रिलेशनशिप के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया इजराइल रिलेशनशिप पे हम क्यों बात करने वाले हैं ये आपको भी पता होगा, जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है। चलिए, उससे पहले दिवाली की शुभकामनाएं। कि दिवाली कल था और कल मैं वीडियो बना नहीं पाया एक्चुअली। काफ़ी साउंड भी हो रहा था ना, पटाखे वटाखे फूट रहे थे, तो मैंने सोचा आज बनाऊंगा। होपफुली आपके लिए भी दिवाली काफ़ी अच्छा रहा होगा। अभी जो करंट जियो पॉलिटिक्स में सिनेरियो है वो आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा इजराइल और हमास को लेकर चीज़ें चल रही है। हमास जो मिलिटेंट ग्रुप है और इजराइल गाजा स्ट्रिप को लेकर, जो गाजा पट्टी को लेकर जो लड़ाई चल रही है, वो कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रही है। और अभी तो इतने तक न्यूज़ आगे बात बढ़ गई है कि मिलिटेंट्स जो हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो सिविलियन ड्रेसेस में भी घुस गए हैं। चारों तरफ हॉस्पिटल्स, नॉर्मल लाइफस्टाइल, हर कुछ हैम्पर्ड हो गया है। और कहीं ना कहीं इसका असर बाकी देशों पर भी पड़ेगा। कोई भी बड़ा इवेंट होता है, जैसे रशिया यूक्रेन हुआ था, उसका करंट सिनेरियो का इम्पैक्ट करंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे पड़ता है, इकोनॉमी पे पड़ता है, पॉलिटिकल टाइज पे पड़ता है। तो पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस है वो इससे गवर्न होता है। और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस जब आप समझते हो तो आपको डीप में जाके हिस्ट्री समझनी होगी, ज्योग्राफी समझनी होगी, पॉलिटिक्स समझनी होगी और इकोनॉमिक्स समझनी होगी। तो इस पे ही मैं इस वीडियो में बात करूंगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। उसके लिए अलग से मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। हिस्ट्री ऑफ इसराइल पैलेस्तीन जो है, वो जानने के लिए एक बड़ा वीडियो की आवश्यकता है काफ़ी। लेकिन मैं ये वीडियो में आपको इंडिया और इसराइल के बीच की रिलेशनशिप को समझाऊंगा कि कैसे 1992 से पहले इंडिया और इसराइल की रिलेशनशिप थी और अभी कैसी हो गई। देखिए, आप इंडिया इसराइल रिलेशन 30 इयर्स मनाया था 2022 में। और 2022 में इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 2022 से ठीक 30 साल पहले 1992 में ये हुआ था कि इंडिया ने इसराइल के साथ एक डिप्लोमेटिक टाइज एस्टेब्लिश किया था। वैसे तो इसराइल एज ए स्टेट काफ़ी पहले बन गया था, 1950 से भी पहले बन गया, 1948 के अराउंड। लेकिन इंडिया ने जब एक ऑफिशियल रूप से शुरुआत की बातचीत की, वो नरसिम्हा राव की सरकार 1992 में जब थी, उस वक्त इंडिया ने फर्स्ट टाइम इसराइल के साथ एक डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ाया था। तो आइए इसी इसी चीज़ पे आज डिस्कस करते हैं। ये वीडियो पूरा का पूरा आप देख रहे हो कि नरेंद्र मोदी की जो अभी की सरकार है वो कैसे प्रो इजरायली, मतलब एक तरह से इसराइल को पूरी तरह से सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं टेररिस्ट अटैक्स जो हुए गाजा पट्टी से इसराइल की तरफ, जो हमास ने करा है, उनका कंडेम किया, विरोध किया कहीं ना कहीं। और नरेंद्र मोदी ने बार बार ये कहा था, नरेंद्र मोदी ही पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जो फर्स्ट टाइम इसराइल विजिट पे गए थे। उनसे पहले कोई इसराइल विजिट पे गया नहीं था एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर आप देखो तो 2017 में गए वो। 2017 में जाने के बाद उन्होंने आई फॉर आई का नारा दिया था, इंडिया फॉर इसराइल और इसराइल फॉर इंडिया। और कहीं ना कहीं ये जो नारा था ये बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रहा था। और अभी भी आप देखो तो इंडिया की जो ट्वीट्स आ रही है, चाहे वो फॉरेन डिप्लोमेट्स की हो, चाहे वो अ, कहीं ना कहीं जयशंकर जी की हो, या फिर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की हो, वो पूरी तरह से इसराइल को सपोर्ट करे। इसराइल के भी जो प्राइम मिनिस्टर है, नेतान्यूज, वो उन्होंने भी इंडिया का थैंक्स किया है काफ़ी। आप देख सकते हो, अगर फाइट अगेंस्ट जिहादिस्ट बारबरिक इस्लामिस्ट, इसराइल थैंक्स इंडियन लीडरशिप टू सपोर्ट। फिर इसराइल थैंक्स इंडिया आफ्टर इंडिया इज विथ इसराइल ट्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया। इसराइल फॉरेन मिनिस्टर थैंक्स इंडिया फॉर सपोर्ट एमिड वॉर। तो कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक टाइज और बेहतर हुई है दोनों कंट्री के बीच। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। मैं आपको बता दूं कि 1992 से पहले इंडिया का रवैया अलग था। इवन 1948 से पहले इंडिया का रवैया अलग था। इंडिया को आपको पता है 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, और उससे पहले चीज़ें अलग थी। तो वही उन चीज़ों पर ही हम बात करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आपको करंट अफेयर्स का न्यूज़ बताता हूँ। अभी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है उसके अंदर भी देखने को मिला है कि बहुत लोग पोस्टर में लेकर इंडिया स्टैंड्स विद इसराइल, ये पाकिस्तान के, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ था अहमदाबाद में, वहाँ पे लोग ने पोस्टर दिखाया था। इवन कई क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के जिन्होंने पैलेस्तीन को सपोर्ट किया क्रिकेट के मैदान में, जो कंट्रोवर्सी भी हुआ कि एज ए प्लेयर आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा पूरा ही ग्लोबल हो चुका है। और आप अगर इंडिया में भी हो,
पब्लिक सेंटीमेंट जुड़ी होती है लोगों की अपने कंट्री के लीडरशिप के साथ। इवन कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं इस चीज़ का। तो उस एंगल को देखना ज़रूरी है एज ए यूपीएससी मेंस के लिए, खासकर इंटरव्यू के लिए, कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाओ कहीं ना कहीं क्यों ये ऐसा इंटरनेशनलाइजेशन में हो रहा है। तो सबसे पहले जब बात करेंगे तो जोग्राफिकल फैक्टर्स की बात करेंगे हम इंडिया और इसराइल की। आप देखो तो इंडिया का जो ये रीजन है ना, ये रीजन हमेशा डिस्प्यूट में रहा है ड्यू टू कश्मीर। अब ये कश्मीर का जो रीजन है वो पाकिस्तान को चाहिए, और इंडिया का ये रीजन, इंडिया इसे अपना रीजन मानता है। और क्यों नहीं माने, क्योंकि जब इंडिया ने इसके लिए काफ़ी बलिदान किए हैं, काफ़ी वार्स लड़े हैं, और ये रीज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली। लेकिन ये रीज़न का एक चीज़ आप देखो कि ये रीज़न जो है पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। हिमालयन माउंटेन्स, अगर आपने मेरी वीडियोस पहले की नहीं देखी है ज्योग्राफी की, तो अभी जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर जाके आप देख सकते हो। तो आपको समझ में आएगा कि कितना टफ टेरेन है, कि इधर से अंदर आना मुश्किल था। इवन एक और लिंक जो फ्लैश हो रही है उस पर जाके आप देख सकते हो कि इंडिया पे जो पुराने अटैक्स हुए वो नॉर्थ वेस्ट साइड से क्यों हुए, मतलब ये वाले रीजन से, इस रीजन से क्यों नहीं हुए। तो ये रीजन एक तरह का ब्लॉक्ड रीजन है। देखिए यहाँ पे इतने सारे माउंटेन्स हैं, डीप गॉर्जेस हैं, वैलीज हैं, कि इजी नहीं है। अब इसमें आके जब टेररिस्ट छुप जाते हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है, उन टेररिस्ट को फंडिंग करती है, तो उससे इंडिया पाकिस्तान के बीच का रिलेशन आज तक कभी अच्छा नहीं हो पाया। उस तरह का ही जोग्राफिकल फैक्टर आप देखोगे तो इसराइल के साथ भी है। इसराइल में भी कहीं कहीं पे माउंटेन्स हैं, पूरा का पूरा मोस्टली डेजर्ट है और प्लेन एरियाज है। तो एक तरफ से तो इसराइल भी आप देखो तो पूरी की पूरी तरह मेडिटेरियन सी से घिरा है। एक तरफ से ये आप देखोगे सिनाई पेनिनसुला से घिरा है। इधर इजिप्ट है जो कि इस्लामिक कंट्री है, इधर आपका जॉर्डन है, इधर आपका सीरिया है, इधर आपका लेबनान है नॉर्थ में, इधर नॉर्थ ईस्ट में आपका सीरिया है, फिर आपका जॉर्डन है, फिर आपका इजिप्ट है। और इन सभी से इसराइल का कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वार वार और कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ हमेशा छिड़ी हुई है। जब आप हिस्टोरिकल वार्स में जाओगे, इसराइल एक ऐसा कंट्री है जिससे सभी कंट्रीज ने लड़ाई की है पास्ट में, और वो घिरा हुआ है। अब देखो ये कहीं भाग नहीं सकता, इसकी स्ट्रेटेजिकल और जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि इसे कोई मदद नहीं करेगा। तो ये वन ऑफ द रीज़न है कि इसे अपने डिफेंस के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी है। अगर ये अपना डिफेंस मजबूत नहीं रखेगा तो अगल बगल वाले जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो इसे परेशान करेंगे वार्स में। तो ये वन ऑफ द रीज़न है कि ये अपना डिफेंस सेक्टर में चीज़ें काफ़ी अच्छा करता है। इसराइल का जो डिफेंस सेक्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है शुरू से। इंडिया ने भी काफ़ी मदद लिया है वहाँ से इंपोर्ट्स में। इंडिया के पास जो इंपोर्ट्स आते हैं मिलिट्री डिफेंस के, वो इसराइल के सबसे बेहतरीन इंपोर्ट्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं जोग्राफिकल फैक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखो आप यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला को लेकर जब लड़ाई हुई थी, ये रीजन था वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इजिप्ट ने ये ब्लॉक कर दिया था। इजिप्ट ने जब ब्लॉक कर दिया था तो इंडिया और जो एशिया, साउथ एशिया में इसराइल सप्लाई करता था शिप से, उसे पूरा घूम कर जाना पड़ता था। मतलब अफ्रीका को घूम कर जा रहा है, नीचे से आ रहा है, फिर इधर इंडिया की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये वाला रीजन जो है उसने ब्लॉक कर दिया है। रेड सी से वो जा नहीं सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा रीजन इजिप्ट ने ब्लॉक कर दिया था। अब इजिप्ट ने ब्लॉक कर दिया तो ये स्ट्रैटेजिकल जोग्राफिकल लोकेशन है। इसराइल के साथ वो दिक्कत थी, और वार्स भी चल रहे थे हमेशा नेबरिंग कंट्रीज के साथ। तो ये तो था ही। अब हम अगर इंडिया इसराइल की कल्चरल बैकग्राउंड के टर्म्स में बात करें तो कल्चरल बैकग्राउंड में हम रिलीजन के ऊपर बात करेंगे मोस्टली। जो इसराइल में रिलीजन है वो जुदाइज्म है, आपको पता होगा। और इंडिया में जो रिलीजन है, मोस्ट मेजर रिलीजन जो है, जो मेजर लोग फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म है। ये दोनों रिलीजन आपका कहीं ना कहीं आप देखोगे तो 3300 बीसी से लेके आपका 1500 बीसी के आसपास इसकी ओरिजिन मिलती है। एग्जैक्ट ओरिजिन दोनों की नहीं मिलती है, कभी स्टार्ट हुई थी, लेकिन हाँ ये दोनों कॉन्टम्परेरी थे एक दूसरे के टाइम पर ही दोनों रिलीजन का इजाद हुआ था। और कहीं ना कहीं दोनों रिलीजन ओल्डेस्ट रिलीजन है। कहीं ना कहीं दोनों रिलीजन एक परसिक्यूटेड रिलीजन भी रही। जब इंडिया पे भी फॉरेन इन्वेडर्स का अटैक हुआ, तो फिर ये इंडिया पे जब अटैक हुआ तो ये लैंड भी जो था हिंदुज़्म का, वो कहीं ना कहीं परसिक्यूटेड हुआ था रिलीजन को लेकर। यहाँ पे मंदिरें तोड़ी गई,
वो एंगल था। जुदाइज्म में भी आप देखो तो जुइस लोग जो थे, जिन्हें भगाया गया, पूरी की पूरी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाओगे तो हिटलर ने जो उनके ऊपर अत्याचार किए, जुइस लोगों को मारा, करीब 6 मिलियन लोगों को मारा था हिटलर ने। और वहाँ से यूरोप से जर्मनी वाला जो रीजन था, वहाँ से भाग कर ये बच के इधर नीचे की तरफ आए, जो अभी का इसराइल आप देख रहे हो जहाँ पर वर्ल्ड मैप में। तो कहीं ना कहीं एक कल्चरल बैकग्राउंड जुड़ा था कि रिलीजन को पे अटैक जो किया जा रहा था इन्वेडर्स के द्वारा। तो इन्वेडर्स जो अटैक कर रहे थे, दोनों रिलीजन आपस में उस चीज़ को ज़िंदा रखने के लिए, अपने कल्चरल वजूद को ज़िंदा रखने के लिए कहीं ना कहीं फाइट कर रहे थे। तो ये भी इंडिया और इसराइल के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप देखो, मैं ये जो फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ ना, जोग्राफिकल फैक्टर, आप अपने दिमाग में सोच के देखो, कल्चरल बैकग्राउंड फैक्टर अपने दिमाग में सोच के देखो। तो दो कंट्री की जब इंटरनेशनल रिलेशंस में आप बात करोगे कि कैसी रिलेशंस है, तो उस चीज़ को आपको समझ में आएगा। जैसे अब दो लोगों की फॉर एग्जांपल चीज़ों को रिलेट करना सीखो। आपका कोई फ्रेंड होगा, कोई भी होगा, जिससे रिलेशन पहले अच्छी होगी, अचानक से रिलेशन ख़राब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्टेक्स्ट होता है, बैकग्राउंड में आप जाओ, कॉन्टेक्स्ट देखो, रीड करो चीज़ों को, तब आपको समझ में आएगा कि जैसे इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जोग्राफिकल रीज़न क्या है, कल्चरल रीज़न क्या है, दोनों कंट्रीज़ के बीच, तब आपको समझ में आएगा। अब मैं बात करूंगा थर्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। अब देखो, इंडिया में आपको पता होगा कि ब्रिटिश कमांड था, और इसराइल में भी आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स कमांड कर रहे थे। बल्कि इंडिया में तो ब्रिटिश का रूल था, हम गुलाम थे, लेकिन इसराइल पूरी तरह से गुलाम नहीं था। लेकिन हाँ, लेकिन ब्रिटिश के द्वारा ही कमांड एंड कंट्रोल किया जा रहा था। सॉरी। और जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे, तो आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं कश्मीर इशू जो था, वो ब्रिटिशर्स का ही दिया हुआ था। जब हिंदू मुस्लिम के नाम पे ब्रिटिशर्स ने हमें लड़वाया ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, तो कहीं ना कहीं यूएन में जाना पड़ा ब्रिटिशर्स को जब पार्टीशन की बात हुई। आपको भी याद होगा 1947 के टाइम कितने राइट्स हुए थे हिंदू मुस्लिम, और ब्रिटिशर्स ने ये मामला यूएन में ले गए थे। वो यूएन में ले गए, वहाँ भी जाके माउंट बैटन प्लान के दौरान, तो उससे पहले माउंट बैटन प्लान हुआ, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। फिर एक लाइन क्रॉस बनाई गई, इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री, रेड क्लिफ लाइन जिसे बोलते हैं। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं ये इशू रह ही गया कश्मीर का, जो आज तक है, और ये सॉल्व ही नहीं हुआ कभी न कभी। अब देखो, तो ब्रिटिशर्स ने ज्यूस और पैलेस्टीन इशू भी किया। आपको पता होगा कि जैसे कश्मीर इशू इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ, वैसे ही आपका ज्यूस और पैलेस्टीनी पैलेस्तीनी लोग जो थे, वो अरब लोग थे। अरब लोग जो थे, उनका लैंड था पूरा का पूरा, इसराइल का भी का रीजन है। लेकिन जब ज्यूज लोग को यूरोपियंस ने मारा, तो वो जब भाग के इधर आए, तो वो ब्रिटिशर्स कमांड का एरिया था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि हम इसराइल के लिए एक सेपरेट लैंड दे देंगे वहाँ पे। और कहीं ना कहीं जब इसराइल के लिए अरब वाले रीजन में एक सेपरेट लैंड घोषित किया ऑफिशियली 1948 में, जिसे अरब वर्ल्ड ने, अरब के जो बड़े बड़े कंट्रीज थे, 1948 में उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया प्लान कि हम नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं ये डिस्प्यूट उस समय से बढ़ा। लेकिन उनका भी कहना था कि ज्यूज लोग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, उन्हें भगाया गया है, मारा गया है, नरसंहार किया गया है उनका, तो उनके लिए एक लैंड बनता है उस रीजन में। तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन पे हिस्टोरिकल फैक्टर्स दोनों तरफ से है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और वो हिस्टोरिकल फैक्टर में कॉमन एरर्स था, किसके द्वारा, तो था ब्रिटिशर्स। इंडिया के केस में भी वो इशू सॉल्व नहीं होता है, और कहीं ना कहीं पैलेस्तीन और जो इसराइल के केस में भी वो सॉल्व नहीं होता है। आप देखो, तो गांधी जी भी अगेंस्ट ज्यूज परसिक्यूशन थे, ज्यूज लोगों को मारा गया था उसके खिलाफ ही थे। लेकिन वो इसराइल का जो फॉर्मेशन किया था ना ब्रिटिशर्स ने, यूएन में जब ये मुद्दा गया था, यूएन ने बोला कि दो स्टेट बना दिया जाए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। एक तरफ मुस्लिम जो पैलेस्तीन है, और एक तरफ जूइस जो कि आपके जुदाइज्म फॉलो करते हैं, इसराइली। तो कहीं ना कहीं इंडिया में वही हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया बनाया गया ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, और ब्रिटिशर्स की देन थी। और कहीं ना कहीं यहाँ भी आप देखो तो पैलेस्तीन और इसराइल का फॉर्मेशन किया गया। तो उसके खिलाफ थे गांधी जी, कि उन्होंने बोला कि रिलीजन के नाम पे दो नेशन का क्रिएशन नहीं होना चाहिए। इंडिया प्रो पैलेस्टीन सपोर्ट। अभी हिस्टोरिकल फैक्टर में ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, पूरी हिस्ट्री में मैं नहीं घुसूंगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। पर आप क्रक समझते जाओ कि कहीं ना कहीं इंडिया का जो प्रो पैलेस्टीन सपोर्ट था, 1948 से पहले था वो, और 1948 के बाद भी था, 1992 तक भी था। आप
इसे ऐसे समझ सकते हो कि उस समय 1948 के अराउंड क्या हो रहा था कि इंडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट का सपोर्टर था, और इंडिया किसी भी कंट्री का वार्स में सपोर्ट नहीं करता था। वो हमेशा इंडिया पीस की बात करता था, आप ऐसे समझो। उस समय गल्फ ऑयल क्राइसिस भी हुआ था। ये जो रीजन था सऊदी का, कतर का, आपका जहाँ से ऑयल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम सपोर्ट कर देते इसराइल को उस समय डायरेक्टली, तो हमारे ऊपर तेल की जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगा देता, जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग सऊदी का जो रीजन था, क्योंकि वो अरब नेशन था। तो इस इन चीज़ों को भी देखते हुए इंडिया ने पैलेस्टीन का सपोर्ट ज़्यादा किया, पैलेस्टीन का सपोर्ट ज़्यादा किया इन द सेंस ऑफ इसराइल। ये मैं आपको हिस्टोरिकल फैक्टर बता रहा हूँ, वो भी 1948 के अराउंड। इंडिया में ह्यूज मुस्लिम पॉपुलेशन था, और पब्लिक सेंटिमेंट जो थी इंडिया की, वो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स थी वो जुड़ी हुई थी पब्लिक से। और जो मुस्लिम्स का वोट था, वोट बैंक था, वो सब चीज़ें भी थी, पॉलिटिकल एंगल था। तो कहीं ना कहीं अ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी मुस्लिम्स ने पैलेस्तीन का सपोर्ट किया होगा, या फिर सभी कुछ मुस्लिम्स ने इसराइल का सपोर्ट किया होगा, वो इंडिविजुअल डिसीजन है, लेकिन सेंटिमेंट्स का डिसीजन है। लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त जो इंडिया का स्टैंड था, मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि इंडिया एज ए नेशन वाज सपोर्टिंग पैलेस्टीन नॉट इसराइल, क्योंकि उस समय गल्फ ऑयल क्राइसिस, तेल की कीमतों का ध्यान रखना था। हमारा नन अलाइंड मूवमेंट चल रहा था जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के टाइम का। तो उस वक्त हम रेडी नहीं थे कि कोई ऐसा वार में फंस जाए, वहाँ से हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन हो जाए। ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा गरीबी में थे जब आज़ाद हुए थे 1947 में। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जब इसराइल बना, तो हमने ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए पैलेस्टीन का सपोर्ट करना ज़्यादा अच्छा समझा। और यासिर अराफात, एक पीएलओ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि उसके लीडर थे एक यासिर अराफात। उनकी मास फॉलोइंग भी थी इंडिया में, और इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उस टाइम में उनकी बातचीत भी होती थी। तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट इंडिया ने पैलेस्टीन को दिया। लेकिन इसके बावजूद जब इंडिया ने लड़ाई लड़ा 1962 का, आपको पता होगा 1962 में चाइना के साथ हमने लड़ा। उसके बाद हमने 1971, आपको पता होगा, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, इंडो पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई। उसके बाद कारगिल, कारगिल की जो लड़ाई हुई, उसके बाद आपको पता है कारगिल में भी इसराइल ने इंडिया को सपोर्ट किया। अब देखिए, ये सब जो लड़ाइयाँ हुई, 1962 की हुई या 1971 की हुई, वो कहीं ना कहीं उस समय इंडिया पैलेस्तीन का सपोर्ट कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद जब इसराइल ने इंडिया को सपोर्ट किया, इंडिया को मिलिट्री वेपन्स दिए। कारगिल के युद्ध में कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो अंदर की तरफ घुस गए थे, और काफ़ी टेररिस्ट भी थे जो उनके साथ में थे, वो वैसे ड्रेस में, यूनिफॉर्म, मिलिट्री यूनिफॉर्म में घुस गए थे। तो इंडिया को वैसे बॉम्ब्स की ज़रूरत थी, प्रिसीजन बॉम्ब्स की ज़रूरत थी, जो इसराइल ने फॉर इंडिया को दिया था। और यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि जब इसराइल का सपोर्ट इंडिया को पोखरन वार के टाइम पे मिला। पोखरन वार के टाइम जब 1998 में सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया इंडिया ने, तो उस वक्त बिल क्लिंटन की सरकार थी, और बिल क्लिंटन की सरकार ने इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया था कि कोई भी देश इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी पोखरन में, और कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखते हुए। लेकिन उस समय भी इसराइल ने खुले तौर पर इंडिया का सपोर्ट किया था, और ये कहा था कि मुझे इन सैंक्शंस की परवाह नहीं है, मैं इंडिया को सपोर्ट करता हूँ न्यूक्लियर टेस्ट के लिए। अब देखिए, इतने सारे सेंटिमेंट्स जो दो कंट्री के बीच जुड़े होते हैं, तो चीज़ें फिर धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि बदलेंगी। जो प्रो पैलेस्टीन सपोर्ट था वो धीरे धीरे इसराइल सपोर्ट की तरफ झुकेगा। और आप देखिए कैसे इम्प्रूविंग पॉलिटिकल टाइज होता है। फर्स्ट टाइम 1992 में, आप देखो, 1992 में इंडियाज फर्स्ट मेजर मूव इन इंटरनेशनल एरिना इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड। उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, रसिया बट गया था। तो डिसइंटीग्रेशन होने से पहले, 1992 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, रसिया इसराइल का सपोर्ट नहीं करता था उतना। लेकिन बाद में जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो धीरे धीरे रशिया ने यूएस से भी बातचीत बढ़ा दी। पहले यूएस और रशिया के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, आपको पता है एलपीजी रिफॉर्म्स हुई इंडिया में, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनियां खुलने लगी।
पूरे वर्ल्ड एक ग्लोबल तौर पे आने लगा, तो इंडिया ने एक डिप्लोमेटिक टाई शुरू किया नरसिम्हा राव की सरकार में। उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार में क्या हुआ कि इजराइल इमर्ज एज इंडियाज थर्ड बिगेस्ट डिफेंस सप्लायर। इवन वाजपेयी expands ties as Ariel Sharon becomes first and only Israel PM to visit India। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो शैरोन थे वो इंडिया पे आए थे वाजपेयी जी की सरकार के बीच। टाइज विद इसराइल एक्सपैंड इन 2000 इन एरियाज लाइक एग्रीकल्चर वाटर। इस पे हम आगे भी बात करेंगे। अभी भी इंडिया और इसराइल इन फील्ड्स पे काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इवन कांग्रेस की जब सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो सेवरल मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिया विजिटेड इसराइल इंक्लूडिंग फॉरेन मिनिस्टर एस एम कृष्णा। यूपीए गवर्नमेंट परस्यू टाइज विद इसराइल विद सेम विगर। मनमोहन जी की सरकार में भी हुआ। फिर मोदी जी के टाइम पे क्या हुआ, मोदी जी के टाइम पे आप देखो तो उससे पहले प्रणब मुखर्जी जी जो थे वो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने 2015 में, जो इसराइल के विजिट पे गए। उसके बाद मोदी जी खुद गए 2017 में। तो कहीं ना कहीं आप देखो तो इंडिया और इसराइल का रिलेशनशिप 1992 के बाद काफ़ी चेंज हुआ। उससे पहले अलग था, हम पैलेस्तीनी का सपोर्ट ज़्यादा करते थे, पर इसराइल भी हमें लगा कि इसराइल जब हमें वॉर्स में सपोर्ट कर रहा है इतना, तो हम भी खुलकर सामने आकर चीज़ें करने लगे। पहले हम सामने आकर चीज़ें नहीं करते थे, इसराइल से हम छुप कर मतलब ज़माने से वो चीज़ करते थे। अब कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिकल फैक्टर्स, जो इंडिया और इसराइल, इवन इंदिरा गांधी के टाइम मोसाद जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस इंटेलिजेंस का ये ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया का रॉ है, वैसे ही वहाँ का मोसाद है इसराइल का। तो इंदिरा गांधी ने बोला था अपने डिफेंस मिनिस्टर को कि आप जाके वहाँ से बात करिए, मोसाद से कोलैबोरेट करिए, कैसे चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें हुई। इवन मोदी जी की सरकार में मोदी जी जब 2017 में जाते हैं तो आई फॉर आई का नारा देते हैं, इंडिया फॉर इसराइल एंड इसराइल फॉर इंडिया। तो कहीं ना कहीं इसराइल से इंडिया का सेंटिमेंट्स जुड़ने लगा, और पब्लिक सेंटिमेंट जुड़ना सबसे बड़ी होती है। जब इंडिया में पब्लिक सेंटिमेंट जुड़ना स्टार्ट हो गया, कहीं ना कहीं जो आम नागरिक हैं वो इसराइल के सपोर्टर्स होने लगे हैं। अब देखिए इकोनॉमिक टाइज, एज ए यूपीएससी स्टूडेंट आपको इकोनॉमिक टाइज भी जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे बाईलेटरल इकोनॉमिक टाइज बढ़ा है। देखिए 2022 और 23 में इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है इसराइल का, वो 7.89 यूएस बिलियन डॉलर है। और इसराइल का जो एक्सपोर्ट है, जो इसराइल इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, वो 2.13 बिलियन डॉलर। बायलैटरल ट्रेड इससे अच्छा इंप्रूव कभी नहीं हुआ। 2022-23 में बेहतरीन इंप्रूव हुआ। Even during the visit of Prime Minister of India to Israel, both sides signed and exchanged 7 MOU, Memorandum of Understanding। 7, देखिए मैंने आपको बताया था, वाटर, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, स्पेस, ये सब पे साथ में काम हो रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल टू इंडिया, द टू कंट्रीज साइन 9 एग्रीमेंट। जब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर आए तो इंडिया ने 9 एग्रीमेंट साइन किया, साइबर सिक्योरिटी में, ऑयल गैस में, सोलर एनर्जी में, स्पेस साइंस में। इंडिया इज इजराइल सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन एशिया एंड सेवेंथ ग्लोबली। उसके बाद मेजर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू इसराइल, आप यहाँ से देख सकते हो। ये सब मैंने गवर्नमेंट की साइट से डायरेक्टली, जो इकोनॉमिक सर्वे वहाँ से डेटा उठाई है। तो ये जेन्यून डेटा है, कैसे इंडिया का जो बाईलेटरल टाई है, बाईलेटरल ट्रेड है, वो इसराइल के साथ काफ़ी इम्प्रूव किया है। यही नहीं, मेजर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इसराइल टू इंडिया भी आप देख सकते हो। ये सब चीज़ें हम वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट में हमारा कद बढ़ा है। एग्रीकल्चर में हम, ये देखिए इम्प्लीमेंट मासव, सेंटर फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑफ इसराइल, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में। हम जो इसराइल, आपको पता है कि इसराइल की जो पूरी की पूरी भूमि है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा डेजर्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, तब भी वो कैसे वाटर मैनेजमेंट करते हैं, कैसे वो वहाँ पे एग्रीकल्चर खेती करते हैं, इसके बावजूद उन्हें जो डिफ़िकल्टीज़ है वो सब चीज़ें हम सीख रहे हैं कि अगर भविष्य में जब यहाँ पे शॉर्टेज पड़े इंडिया में तो हम वो टेक्नोलॉजी एडॉप्ट कर पाए। क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में इसराइल काफ़ी आगे बढ़ चुका है, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस हो या एग्रीकल्चर हो। फिर कहीं ना कहीं वाटर टेक्नोलॉजीज पे भी हम इसराइल से काफ़ी कुछ एक बॉन्ड बनाकर काम कर रहे हैं। वो भी हमसे सीख रहे हैं, हम भी उनसे सीख रहे हैं। और पूरी की पूरी तरह आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं इंडिया में जो वाटर क्राइसिस होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वाटर टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर हम हमेशा एक इंटेग्रेटेड वे में काम कर सकें। तो आपको पता चलेगा कि कैसे इंडिया और इसराइल के बीच ये सब चीज़ें हो रही है। R&D, आप देखिए बायलैटरल एग्रीमेंट इन May 2005 से ही इंडिया इसराइल इनिशिएटिव हुआ, इवन मोदी गवर्नमेंट से पहले।
ड्यूरिंग द विजिट ऑफ पीएम मोदी इन 2017 फिर से ये हुआ, R&D का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। उसके बाद आप देखिए टू कोलैबोरेट इन टेक इनोवेशन। 2020 से तो और ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ गई। आप देखिए तो कहीं ना कहीं एग्रीमेंट ऑन हेल्थ कॉपरेशन हुआ है, हेल्थ एंड मेडिसिन के टर्म्स में। बाइलेटरल प्रोग्राम टू एक्सेलरेट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी हुआ है। स्टार्टअप्स में हर तरह से हम इंडिया और इसराइल साथ में काम कर रहे हैं, कंटिन्यू टू सपोर्ट ईच अदर, कोऑपरेट ईच अदर इन डीलिंग विद क्राइसिस। तो मैंने आपको इस वीडियो में यही चीज़ बताया कि अभी जो इंडिया और इसराइल का जो करंट रिलेशनशिप है, आप उसको ऐसे समझिए कि 1992 से पहले, 1992 से पहले हम ऑफिशियल रूप से ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रो पैलेस्टीन सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट करती थी। और उस समय जो सिनेरियोज थे, इंडिया उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, मार्केट में इकोनॉमिक बर्डन था, हमारे ऊपर कर्ज था, लोन था। तो काफ़ी चीज़ें हम उस तरह से अपना इंटरनेशनल रिलेशंस डिज़ाइन करते थे कहीं ना कहीं। लेकिन बाद में हमने देखा कि इसराइल भी हमारा सपोर्ट जब कर रहा है वार्स में, और इसराइल इवन उस टाइम पे सपोर्ट कर रहा है जब 1962 का वार हो या फिर 71 का वार हो, जहाँ पे, या फिर पोखरन का टाइम हो, जब पूरे के पूरे अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाया। जब अरब नेशंस जो है, तुर्की थे, ईरान, इराक, ये सब पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा हो गए, जब पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई कारगिल पे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें दुनिया को दिखी, इंडिया को भी दिखी कि कहीं ना कहीं कौन हमारा सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने अपना स्टैंड बदला है। और अभी की जो करंट गवर्नमेंट है, वो भी इसराइल के साथ, आप देख रहे होंगे कि अभी यूएनएससी में कुछ साल पहले हमने वोट, मतलब अगेंस्ट जाना, इसराइल के अगेंस्ट जाना, हमने वोट ही नहीं किया था, विड्रॉ कर लिया था वोट करने से। तो वैसा स्टैंड डेवलप हो रहा है। तो धीरे धीरे चीज़ें काफ़ी चेंज हो रही हैं। होपफुली आपको इन सभी एंगल्स में सब चीज़ें जाननी होंगी अगर आप एस्पिरेंट हो तो, या फिर आप गुड सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकल टाइज, ज्योग्राफिकल टाइज, हिस्टोरिकल टाइज, इकोनॉमिक टाइज, सब चीज़ें समझ कर ही ये देखना होगा कि हमें आगे कैसे बढ़ना है इंटरनेशनल रिलेशन। होप मैंने काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी होंगी। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि और जब मैं इंडिया और इसराइल, या फिर इसराइल और फ़लस्तीन के बीच का जो हिस्टोरिकल वीडियो बनाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने ला सकूं। तो तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स और फीडबैक ज़रूर देते रहिए, लाइक्स देते रहिए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू।